हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर मूवी आउटसाइड की कहानी सरल भाषा में समझाने जा रहा हूं। इसमें स्पॉइलर हैं, इसलिए ध्यान रखें। मूवी की शुरुआत फिलीपींस में होती है, जहां बड़े शहर खून के प्यासे और दिमागी रूप से बेकाबू ज़ॉम्बीज से भर गए हैं। हमारा मुख्य किरदार फ्रांसिस एबल अपनी पत्नी आयरिस और दो बेटों जोश और लुकास के साथ किसी तरह मनीला से बचकर अपने गांव की ओर भागता है। वे जल्द ही एक पुराना, खाली और सुनसान घर पहुंचते हैं। फ्रांसिस एक धातु की पाइप उठाकर घर के अंदर सावधानी से प्रवेश करता है। अंदर जाते ही उसे ऊपर से हल्की आवाजें सुनाई देती हैं और वह उनकी जांच करने के लिए ऊपर जाता है। एक कमरे में उसे एक बूढ़े आदमी की लाश मिलती है जो बिस्तर पर पड़ी होती है। उसके पास एक बंदूक है जिससे पता चलता है कि उसने खुद को मार लिया था। फ्रांसिस बंदूक और कलाई घड़ी लेता है ताकि समय का पता चल सके और फिर वापस बाहर आ जाता है। बाहर खड़े होने पर वह एक बूढ़ी औरत को देखता है जो ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। पता चलता है कि कमरे में पड़ा आदमी फ्रांसिस का पिता था और ज़ॉम्बी बनी औरत उसकी मां है। ज़ॉम्बी मां उस पर हमला कर देती है और फ्रांसिस को मजबूरन उसे मारना पड़ता है। इस भयानक वेलकम के बाद फ्रांसिस अपने माता पिता को मकई के खेत में दफनाता है। रात में एबल परिवार घर के अंदर रुकता है, लेकिन फ्रांसिस सो नहीं पाता और पूरी रात पहरा देता है। अगली सुबह फ्रांसिस अपने बड़े बेटे जोश को पास के एक और घर की जांच करने ले जाता है। वहां उन्हें एक रेडियो, टॉर्च और कुछ मुर्गियां मिलती हैं। वे वहां के मालिक की लाश देखते हैं जो छत से लटकी होती है। फ्रांसिस जोश को लाश की कमर से चाबी निकालने के लिए कहता है। जैसे ही जोश चाबी खींचने की कोशिश करता है, लाश उस पर गिर जाती है। जोश को चोट लगती है, लेकिन फ्रांसिस उसकी मदद नहीं करता। वह चाहता है कि उसका बेटा कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीखे। उसी दिन आयरिस फ्रांसिस को घर के बेसमेंट में ले जाती है ताकि वहां कोई सामान ढूंढा जा सके। यहाँ खुलासा होता है कि फ्रांसिस का गुस्सैल पिता उसे बचपन में सजा के तौर पर बेसमेंट में बंद कर देता था। फ्रांसिस अब भी उस दर्द से उबर नहीं पाया है, लेकिन वह अंदर जाता है और देखता है कि वहां एक जनरेटर है जो बिना ईंधन के पड़ा है। रात के खाने के समय आयरिस सुझाव देती है कि उन्हें उत्तर की ओर जाना चाहिए क्योंकि वह यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती। लेकिन फ्रांसिस कहता है कि इस सुनसान जगह पर रहना ज्यादा सुरक्षित है। अगली सुबह दोनों मकई के खेत के पास बात करते हैं। पता चलता है कि जोश फ्रांसिस का बेटा नहीं है, इसलिए वह उससे वैसा बर्ताव नहीं करता जैसा लुकास से करता है। आयरिस फिर से कहती है कि उन्हें सरकार द्वारा बताए गए उत्तर की ओर जाना चाहिए। फ्रांसिस अनिच्छा से सहमत हो जाता है और वे अपने वैन में निकल पड़ते हैं। फ्रांसिस गाड़ी चला रहा होता है और आयरिस रास्ते की योजना बना रही होती है। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है। तभी जोश बोल पड़ता है कि आयरिस ने हाल ही में फ्रांसिस के भाई डिएगो से बात की थी। यह सुनकर फ्रांसिस को गुस्सा आ जाता है और उसका ध्यान भटक जाता है। वह लगभग पुल पर बने एक अवरोधक से टकरा जाता है। फ्रांसिस वैन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता साफ नहीं होता, इसलिए वह घर वापस जाने का सुझाव देता है। हालांकि आयरिस वैन से उतरकर एक चाकू लेकर बैरिकेड काटने की कोशिश करती है। वह ज्यादा शोर कर देती है, जिससे हाल ही में ज़ॉम्बी बने एक सैनिक पीछे से आ जाता है। फ्रांसिस जल्दी से उसकी मदद के लिए दौड़ता है और अपनी बंदूक से ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन जब वह आयरिस को उठाने की कोशिश करता है, तब और ज़ॉम्बी वैन के पीछे आ जाते हैं, जिसमें उनके बच्चे फंसे होते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे अब नहीं बचेंगे, लेकिन माता पिता अपनी हिम्मत दिखाते हैं। फ्रांसिस बहादुरी से ज़ॉम्बी पर गोली चलाकर उनका ध्यान भटकाता है, जबकि आयरिस अपने बेटों को बचा लेती है। फ्रांसिस एक मरे हुए सैनिक से ग्रेनेड उठाता है और ज़ॉम्बी से दूर भागने की कोशिश करता है। वह कारों के ऊपर से छलांग लगाते हुए सुरक्षित जगह तक पहुंचता है और ग्रेनेड फेंकता है, जिससे सभी ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। धमाका हुआ, खत्म। इसके बाद फ्रांसिस अपने परिवार से मिलता है और वे सब घर वापस लौटते हैं। 2 हफ्ते बाद फ्रांसिस वैन को लाने के लिए पुल पर जाता है और पाता है कि वैन अब भी चलने की स्थिति में है, लेकिन वह इसे घर नहीं ले जाता क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका परिवार उसके पुश्तैनी घर को छोड़े। बाद में वह ईंधन लाकर झूठ बोलता है कि वैन खराब है। वह ईंधन जनरेटर में डालता है और अपने परिवार को लाइट, एसी और म्यूजिक का सरप्राइज देता है। अगले दिन फ्रांसिस चिकन कॉप में अंडे लेने जाता है, लेकिन पाता है कि एक कुत्ता उनके मुर्गे को मार चुका है और उसे हाथ पर काट लेता है। आयरिस उसकी चोट पर पट्टी करती है और अस्पताल जाने का सुझाव देती है क्योंकि उनके पास रेबीज के लिए दवा नहीं है, लेकिन फ्रांसिस फिर से घर छोड़ने से मना कर देता है। इस बीच जोश रेडियो पर एक कैंप के बारे में कुछ सुनता है, लेकिन वह पूरा संदेश समझ नहीं पाता। रात के खाने के समय जोश इस बारे में अपने माता पिता को बताता है। इस पर एक बहस छिड़ जाती है। आयरिस कैंप जाने की बात करती है, जबकि फ्रांसिस घर पर रहने की जिद करता है, यह कहते हुए कि बाहर का खतरा बहुत बड़ा है।
सुबह सुबह फ्रांसिस चिकन कॉप ठीक कर रहा होता है जब जोश उससे जनरेटर चालू करने की बात करता है। वह गेम खेलना चाहता है, लेकिन फ्रांसिस मना कर देता है। दोनों के बीच बहस हो जाती है। फ्रांसिस जोश से पूछता है कि क्या वह अपने परिवार को बचाने के लिए किसी को मार सकता है, जैसे उसने पुल पर किया था। जोश हिम्मत से हाँ कहता है। यह सुनकर फ्रांसिस उसे बंदूक चलाना सिखाने के लिए पास के मैदान में ले जाता है, लेकिन आयरिस बंदूक की आवाज सुन लेती है और वहां पहुंच जाती है। वह देखती है कि फ्रांसिस जोश को वैसे ही तंग कर रहा है जैसे उसका पिता बचपन में उसे करता था। आयरिस कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं, शायद बंदूक की आवाज सुनकर। परिवार जल्दी से घर लौटता है और दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी खिड़कियों और दरवाजों से अंदर घुस जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी एक जीप घर के बाहर आकर ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाती है। सुबह फ्रांसिस पास की नदी पर जाता है और पाता है कि उन्हें बचाने वाला व्यक्ति उसका भाई डिएगो है। उनकी बातचीत से यह साफ हो जाता है कि जोश असल में डिएगो का बेटा है। दोनों भाई अपने अतीत पर चर्चा करते हैं, जिसमें डिएगो हर चीज के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वह उनकी मदद करने के लिए आया है। हालांकि फ्रांसिस अपने अहंकार में डूबा हुआ है और किसी भी मदद से इनकार कर देता है। फ्रांसिस गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर डिएगो की तरफ तान देता है। डिएगो अपने भाई के साथ और झगड़ा नहीं चाहता और जाने की तैयारी करता है, लेकिन जाने से पहले वह फ्रांसिस को उत्तरी कैंप का नक्शा दे जाता है। डिएगो के जाने के बाद फ्रांसिस नक्शा जलाने की तैयारी करता है, लेकिन आखिरी पल में अपना इरादा बदल लेता है। वह घर लौटकर झूठ बोलता है कि जब वह वहां पहुंचा तो डिएगो पहले ही मर चुका था। इसके बाद वह घर की मरम्मत और खिड़कियों को बंद करने का काम शुरू करता है। कुछ समय बाद लुकास खेलते हुए मक्खी का पीछा करता हुआ तहखाने तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक खिड़की के बाहर एक झोंबी दिखाई देता है। उसी समय आयरिस भी वहां आती है और देखती है कि झोंबी अब कमजोर हो रहे हैं। वह समझ जाती है कि भोजन की कमी के कारण ये प्राणी जल्द ही खत्म हो जाएंगे। आयरिस लुकास को भरोसा दिलाती है कि सब कुछ वापस सामान्य हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि फ्रांसिस तहखाने के दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन रहा है। फ्रांसिस, जो कि गुस्सैल और अकेला इंसान है, यह नहीं चाहता कि सब कुछ सामान्य हो। दोपहर को जब वह खेत में घूम रहा होता है तो उसे एक कमजोर हालत में एक झोंबी दिखता है। वह उसे तुरंत मार डालता है और एक कहानी गढ़ने लगता है कि खेत में अभी भी कई झोंबी घूम रहे हैं। उस रात खाने के दौरान जोश बताता है कि उसने फ्रांसिस के पास एक नक्शा देखा है जिसमें उत्तरी कैंप का पता है, जहां वे सभी सुरक्षित हो सकते हैं। यह सुनकर फ्रांसिस का बर्ताव बेहद स्वामित्वपूर्ण हो जाता है। वह आयरिस को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें खेत में ही रहकर अपना परिवार बढ़ाना चाहिए। आयरिस उसकी बातों को नकार देती है और कहती है कि उनका जीवन अब पहले जैसा सामान्य नहीं है। वह उसे याद दिलाती है कि उन्हें अपने भोजन की घटती आपूर्ति के बारे में सोचना चाहिए और आसपास के इलाके में जाकर भोजन इकट्ठा करना चाहिए। यह सुझाव फ्रांसिस को गुस्से में ला देता है और वह उनके वैवाहिक समस्याओं को सामने लाने लगता है। वह अपने बच्चों को बताता है कि आयरिस ज़ॉम्बी के प्रकोप से पहले उन्हें छोड़ने की योजना बना रही थी। आयरिस यह स्वीकार करती है और कहती है कि वह अपने जीवन से खुश नहीं है। वह फ्रांसिस से बच्चों की खातिर नक्शा देने को कहती है, लेकिन वह नक्शा निकालकर तुरंत जला देता है। अगले दिन सुबह फ्रांसिस भोजन की तलाश में खेत पर जाता है, लेकिन उसे केवल गन्ना मिलता है। अचानक उसे दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब होता है कि आसपास लोग हैं और वे ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं। उस रात फ्रांसिस तहखाने से एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लाता है और दरवाजे को रोककर उस पर चेन से ताला लगा देता है। आयरिस और जोश उसकी बढ़ती नियंत्रणकारी हरकतों से परेशान हो जाते हैं। जोश फ्रांसिस को उसके पिता के समान व्यवहार करने का ताना मारता है, जिससे फ्रांसिस गुस्से में जोश को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि बात बढ़े, वे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनते हैं। दरवाजे के बाहर कोई खुद को सैनिक बताकर अंदर आने की गुहार लगाता है। फ्रांसिस मना कर देता है, लेकिन जोश लकड़ी हटाकर दरवाजा खोल देता है। एक घायल सैनिक, जिसका नाम कोरकवारा है, अंदर आता है और चिकित्सा सहायता मांगता है। आयरिस, जो एक नर्स है, तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है और उससे उसकी चोटों के बारे में पूछती है। सैनिक बताता है कि वह पास के कैंप से आया है। वह कहता है कि उनकी गाड़ी राशन लाने के बाद लौट रही थी। तभी ज़ॉम्बियों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। उसके समूह के सभी लोग मारे गए, लेकिन वह किसी तरह बचकर भागने में कामयाब रहा। वह लगभग ज़ॉम्बियों से घिर चुका था, लेकिन एक आदमी ने उसकी मदद की और उसे इस घर की तरफ भेज दिया। आयरिस को शक होता है कि यह मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि डिएगो था। फ्रांसिस सैनिक को मदद करने के लिए तैयार हो जाता है,
लेकिन शर्त रखता है कि उसे रात को बेसमेंट में ही रहना होगा। कुछ घंटे बाद जब सब सो रहे होते हैं, जॉश इरिस को बताता है कि वह डिएगो या कैंप को ढूंढने के लिए निकलने वाला है। वह यह भी कबूल करता है कि उसे अपनी असली पहचान के बारे में पता चल गया है, लेकिन वह फ्रांसिस को ही अपना असली पिता मानता है। अगली सुबह फ्रांसिस देखता है कि सैनिक लुकास के साथ नाश्ता कर रहा है, लेकिन उसका बड़ा बेटा जॉश वहां नहीं है। वह इरिस से इसके बारे में पूछता है, लेकिन इरिस कुछ नहीं कहती। गुस्से में फ्रांसिस जॉश को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा खुला पाता है। समझ जाता है कि जॉश उसके नियंत्रण से बाहर निकल गया है और गुस्से से पागल हो जाता है। वह हथौड़ा उठाता है, रसोई में जाता है और सैनिक के सिर पर वार कर देता है। बाकी लोग यह सब देखकर डर और सदमे में आ जाते हैं। फ्रांसिस फिर इरिस के पास जाता है और उसे बेरहमी से मारकर बेहोश कर देता है। जब इरिस होश में आती है तो पाती है कि फ्रांसिस ने उसे और लुकास को बेसमेंट में कैद कर दिया है। इस बीच फ्रांसिस धीरे धीरे पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। वह उस कुत्ते को मार देता है जिसने उसकी चिकन खा ली थी। उसका मांस पकाकर बेसमेंट में ले जाता है। जब इरिस और लुकास उसे खाने से मना कर देते हैं तो गुस्से में वह प्लेट फेंक देता है। फ्रांसिस बताता है कि जब वह बच्चा था, उसका पिता उसे खाने के लिए मजबूर करता था। कुछ समय बाद इरिस और उसका बेटा उस घर से भागने की योजना बनाते हैं। अगले दृश्य में फ्रांसिस लुकास की चीख सुनकर बेसमेंट की ओर दौड़ता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, इरिस एक भारी सामान से उसे मारती है। फ्रांसिस बेहोश हो जाता है और इरिस उससे चाबी लेकर अपने बेटे के साथ बेसमेंट से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस होश में आता है और उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को बेसमेंट में अकेला पाता है और अपने बचपन की घटनाओं को याद करने लगता है, जब उसका पिता उसे सजा दिया करता था। इसी बीच इरिस कुछ सामान उठाकर लुकास के साथ घर से बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी एक ज़ॉम्बी बन चुका डिएगो उन पर हमला कर देता है। यह देख दोनों फिर से घर के अंदर भागते हैं, लेकिन डिएगो इरिस को पैर से पकड़ लेता है। जब लुकास मदद करने की कोशिश करता है तो डिएगो उस पर हमला कर देता है। इस नाजुक पल में फ्रांसिस बेसमेंट से बाहर आकर अपने परिवार को बचाता है। वह ज़ॉम्बी को मारने में सफल हो जाता है,